So triple point is the best understood by the solid liquid vapor equilibrium diagram. आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है. आप इसमें इस प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि why this is known as a triple diagram. So this is the on this vertical axis it is the pressure, on horizontal axis it is the temperature. उसके बाद you can see when temperature when the substance is at point 1, जब 1 point के ऊपर substance है और उसका pressure और temperature जब increase हो रहा है तो you can see कि 1 point इस point से ऊपर यानी इस रीजन में, दिस रीजन, इस रीजन में ये जो हमारा जो सब्सटेंस है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, राइट. और जो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो सब्सटेंस है वो वेपर फॉर्म में होगा. तो नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, यू कैन सी फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है तो अगर हम इस लाइन के अलोंग मूव करेंगे, अगर हम 1 से लेकर T इस लाइन के अलोंग मूव करेंगे तो यहाँ पर 2 फेस एग्जिस्ट करेंगे. कौन कौन से? सॉलिड और वेपर्स, ठीक है. और जैसे ही आप इस लाइन से, यानी कि जो हमारी टेम्परेचर कंडीशंस हैं, उस टेम्परेचर कंडीशन में अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ कि वो हमारी जो स्टेट है सब्सटेंस की वो ये लाइन पे ना होके इस रीजन में कहीं लाई करती है. मान लो उसका प्रेशर जो है वो है हमारा से यहाँ पर प्रेशर है 0.1 बार. अगर उसका प्रेशर 1 बार हो गया यानी इससे ऊपर हो गया, जैसे वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा उसकी स्टेट क्या बन जाएगी? सॉलिड स्टेट बन जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर है से -4 डिग्री सेल्सियस. जैसे इसका टेम्परेचर -4 से कितना हो गया? माइनस से 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और -0.1 बार पे जो लिक्विड होगा उसकी कंडीशन कैसी होगी? वो वेपर फॉर्म में होगी. तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ऐसी है कि वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो हमारे को 2 फेस मिलेंगे, दैट इज सॉलिड एंड वेपर. इससे ऊपर इस रीजन में सॉलिड और इससे ऊपर वेपर. नाउ सब्लिमेशन प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज नोन एज द सब्लिमेशन प्रोसेस. एग्जांपल के लिए आप फ्रिज से आइस निकालो और आइस को जैसे ही आप बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे, आप देखते हैं कि उस आइस के ऊपर से आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ धुआं सा. वो धुआं सा एटमॉस्फेयर में जा रहा है. बेसिकली वो धुआं नहीं है, बेसिकली वो क्या है? वो वाटर वेपर्स हैं. तो जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वो वाटर वेपर कहाँ जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड into the phenomena of converting solid into vapor is known as the sublimation process, or vice versa. The process of conversion of vapor into solid is also known as the sublimation process. तो ये sublimation process होता है. अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया, रिवर्स एग्जाम्पल भी पॉसिबल है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे फ्रीज कर दें उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं. इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं. सो दिस इज योर सब्लिमेशन प्रोसेस. उसके बाद दिस इज टी पॉइंट. टी पॉइंट से टू लाइन. नाउ यू कैन सी दिस टी टू लाइन. अब इस टी टू लाइन के ऊपर देखो, टी से टू लाइन के नीचे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है और इस लाइन से ऊपर जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है. तो अगर इस लाइन के अलोंग हम मूव करेंगे तो 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं और वो 2 फेस कौन कौन से होंगे? सॉलिड और लिक्विड. इस लाइन पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रिपल पॉइंट नहीं बोलेंगे, ठीक है. यहाँ पे इस लाइन पे 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं, इस लाइन पे भी 2 फेस एग्जिस्ट करते हैं और टी से लेकर सी पर भी 2 फेज एग्जिस्ट करते हैं.
सो यहाँ पर दो फेज कौन कौन से हैं, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करो, फ्रिज से आइस को बाहर निकालो। जैसे फ्रिज से आइस को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि फ्रिज जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब दो फेस वहां पर है, कौन कौन से, एक तो हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन लाइन, जिसके अलोंग फ्यूजन होगा, जिसपे दो फेस एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड। और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन लाइन, जिसके ऊपर दो फेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, सॉलिड और गैस, और यू कैन से वेपर्स। उसके बाद टी पॉइंट, इस टी पॉइंट से सी पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन लाइन। तो इवेपोरेशन लाइन पे यहाँ पर दो फेज एग्जिस्ट करते हैं, एक तो लिक्विड, यहाँ इसके बीच में लिक्विड है, और यहाँ पर क्या है, वेपर, इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन लाइन। तो जब हम सब्सटेंस की स्टेट को, प्रेशर टेम्परेचर को इस डायरेक्शन के अलोंग मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर दो फेज मिलेंगे, लिक्विड और वेपर। एग्जाम्पल के लिए जब आप वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करना शुरू करते हैं, आपने क्या किया, जस्ट हैव ए पैन, पैन वाटर रखकर हीटर शुरू किया। आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि उसके अंदर से वेपर्स निकलने शुरू होते हैं। वो वेपर्स बेसिकली लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां दो फेज एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सा, लिक्विड और वेपर। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर लाइन। तो जब तीनों लाइनें जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, 1 to T, 2 to T और C to T, तो ये जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और व्हाई इट इज ट्रिपल पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो हमारा प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर सब्सटेंस तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, प्रेशर, टेम्परेचर, इस प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स। आई होप अब आपको ट्रिपल पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने ये बताना है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, सब्लिमेशन लाइन और लिक्विड लाइन, फ्यूजन लाइन और योर इवेपोरेशन लाइन। तीनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर कट मिलती हैं, कट करती हैं, उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और अब आप देखो कि इसने क्या किया, बेसिकली इस ग्राफ ने सब्सटेंस को तीन फेज में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर इसके नीचे वेपर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट एंड डायग्राम इज नोन एज द फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑन पीटी कोऑर्डिनेट्स। सो दिस अबाउट द ट्रिपल पॉइंट। आगे चलते हैं इससे। नाउ इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने आपको बताया, द सिंगल फेज रीजन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सैचुरेशन लाइन। अब देखो जितनी भी ये लाइन है इनको बोलते हैं सैचुरेशन लाइन। सैचुरेशन लाइन का मतलब क्या होता है, पहले समझाता हूं आपको। जब हम वाटर को, से एग्जांपल है वाटर है, उसको हीटअप करना शुरू करते हैं, इनिशियली वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। जब आप उसको हीटअप करना शुरू करते हैं तो उसको जब हम हीटअप करते हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। आपने, आपके पास शुरू में वाटर है, वो किस फेज में है, ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, आपने इसको हीटअप करना शुरू किया। नाउ प्रेशर भी इंक्रीज और वॉल्यूम भी इंक्रीज। नाउ से दिस इज प्रेशर, here it is volume, this point is 1 or this point is 2. Now as you heat up, आपने जैसे हीट अप करना शुरू किया तो उसका प्रेशर 1 से 2 पे आ गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अब जितने भी हमारे वाटर के मॉलिक्यूल थे वो सैचुरेट हो गए। और जैसे ही आप, सैचुरेट का मतलब क्या होता है, वो हाई एनर्जी मिल चुकी है उनको, और जैसे अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को हीटअप करेंगे वो अपने फेस को चेंज कर लेंगे। तो जिस पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल अपने फेस का चेंज कर लेते हैं, सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर लेता है, उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ना वॉल्यूम चेंज होता है वहां पर, सॉरी,
वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ओके, सो मैं क्या काम करता हूँ, इसको टेम्परेचर से चेंज करता हूँ, राइट। अब टेम्परेचर फिर वॉल्यूम भी। अब ड्यूरिंग दिस टू टू फॉरवर्ड, अब हमारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं ये। नाउ दिस 2 to 3, this 2 to 3 line, it is known as the boiling point or saturation point or saturation line. saturation line का मतलब क्या है, जहां पर फेज चेंज होता है। तो saturation line पे जो प्रेशर है हमारा वो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। यू कैन सी 2 to 3 प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट के ऊपर वाटर क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड, और 3 पॉइंट पे क्या है, सैचुरेटेड गैस, और 2 से लेकर 3 में क्या है हमारे पास, जो वाटर है वो वेट स्टीम की फॉर्म में है वो, राइट। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन पॉइंट। तो जो ये लाइन है 1 से लेकर टी, 2 से लेकर टी, और टी से लेकर ये सी, और टी से लेकर 3, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन लाइन। आई होप अब आपको सैचुरेशन लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था इसके बारे में, फर्स्ट लाइन के बारे में, तो जहां पर सैचुरेशन लाइन मिलती है तीनों लाइंस, तो अलोंग द सब्लिमेशन लाइन 1 to T, अब मैंने आपको बताया था 1 to 2 सब्लिमेशन लाइन है, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर फेज, दैट इज द सॉलिड एंड वेपर फेज कोएग्जिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर T सब्लिमेशन लाइन है, इसमें क्या है, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर। तो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग हम लोगों को क्या होगा, दोनों फेस मिलेंगे। और जैसे ही हम इस लाइन से आगे इधर लेफ्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे, वैसे ही दो में से एक फेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉलिड फेस होगा और यहाँ पर वेपर फेस होगा। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, अब जो मैंने आपको 1 से लेकर टी के लिए बताया, वैसे टी से लेकर 2 और सी दोनों लाइंस पे क्या करता है, हमारे दो फेस एग्जिस्ट करते हैं। द फ्यूजन लाइन फॉर वाटर हैज ए नेगेटिव स्लोप इंडिकेटिंग दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ, जो फ्यूजिंग लाइन है ये देखो, इसका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कम होता जाएगा। विद इंक्रीज प्रेशर, जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फॉर मोस्ट सब्सटेंस द स्लोप ऑफ द फ्यूजन कर्व इज पॉजिटिव। वैसे तो ज्यादातर सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव होता है, पर सिर्फ वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। उसके बाद थर्ड, द इवेपोरेशन लाइन एंड्स एट द क्रिटिकल पॉइंट सी। अब आपने देखा था कि जो हम सब्लिमेशन लाइन थी वो तो 1 से लेकर टी थी, और जो हमारी फ्यूजन लाइन थी वो क्या थी, वो 2 से लेकर टी थी। और जो इवेपोरेशन लाइन थी उसको जो हमने रिप्रेजेंट किया था, उसको किया था हमने टी टू सी, और सी एक क्रिटिकल पॉइंट है। टी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं क्योंकि उसमें तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, वेपर। और ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ कंडीशन, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारा ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा प्रेशर होना चाहिए 0.611 किलो पास्कल। जब ये दो कंडीशन मिलेंगी तो ही हमारा जो ट्रिपल पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, मैं आपको क्रिटिकल वो बता रहा था, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि जब लिक्विड डायरेक्ट सुपर हीटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वाटर को पहले हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बाद उसका फेज चेंज होता है, पहले सैचुरेटेड लिक्विड, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। बट क्रिटिकल पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें क्या है, वाटर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कोई ये हीट चेंज, उस टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है।
तो उसमें कोई लेटेंट हीट नहीं होगी, डायरेक्टली आपने ऑटो को हीट दी, वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल हीट। और लास्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस, मैंने आइस का एग्जांपल दिया था आपको कि आइस है, आइस में क्या है, डायरेक्टली जो कन्वर्ट हो रही है वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है। और रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं एब्लीमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस का उल्टा होता है एब्लीमेशन, जैसे कि वेपर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, मैंने को एग्जांपल दिया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम ड्राई आइस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्लीमेशन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिपल पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने एक्सप्लेन करने हैं वहां पर दिस। नेक्स्ट है रियल गैस। रियल गैसेस क्या होता है, देखो हम जब बात करते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन की, हम अज्यूम करते हैं कि परफेक्ट गैस इक्वेशन और आइडियल गैस, क्या आइडियल गैस कौन सी होती है, जो परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉलो करती है, और परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, जो PV इज इक्वल टू RT या PV इज इक्वल टू MRT या PV इज इक्वल टू NRT, जो ये इक्वेशन फॉलो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन। और जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी उसे बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस। बट आप जानते हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल गैसेस है, वो रियल गैसेस होती हैं। Experiment Boyles and Charles Law were performed at relatively low pressure and temperature. Under this condition, most of the real gases obey Boyle's law and Charles Law quite closely. इसका मतलब ये हुआ कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो लो प्रेशर पे किए थे, और लो प्रेशर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। सो at elevated pressure, at high pressure और low temperature, the actual behavior of the real gas जो है that deviate from the perfect gas equation law। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर अगर उसका लो भी है तो उसका जो बिहेवियर है आइडियल गैस का वो चेंज हो जाएगा, और द गैस विल बिहेव लाइक अ रियल गैस, और यू कैन से रियल गैस बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द आइडियल गैस। आप ये कह सकते हैं कि जो रियल गैस है वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ना कि आइडियल गैस की तरह, और इसका मतलब वो परफेक्ट गैस इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेगी। तो जब हम परफेक्ट गैस इक्वेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं P इज इक्वल टू RT, तो उसके कुछ अजम्पशंस होती हैं, और वो अजम्पशन क्या होती हैं, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू देयर ओन डायमेंशन। कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एट लार्ज डिस्टेंस, वो बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। दूसरा कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ना कोलाइड कर रहे हैं, ना उनके बीच में कोई फोर्सेज हैं। तीसरा क्या है, द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं और चाहे वो वॉल के कंटेनर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इलास्टिक इन नेचर है, यानी वो उसको स्ट्राइक करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं। और एक लास्ट एजम्पशन होती है, ए फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, की जो एक कंटेनर है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो ये चार एजम्पशंस हैं जो परफेक्ट गैस इक्वेशन के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, अब रियल गैस की हम बात करते हैं। द बिहेवियर ऑफ रियल गैस अप्रोच क्लोजली टू द आइडियल गैस एज लॉन्ग एज assumptions आर वैलिड। तो जब तक ये assumptions हैं तब तक तो आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेगा, बट जैसे ही ये assumptions जो है रियल गैस फॉलो नहीं करेगा तो वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा, और देन परफेक्ट गैस इक्वेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। और उस चेंज इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब रियल गैस कैसे आइडियल गैस से डेविएट करती है, कैसे उससे डिफरेंटली बिहेव करती है। सो द रियल गैस स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल गैस व्हेन अबव assumptions आर नॉट वैलिड, पर्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो उस जब मैंने बताया था शुरू में कि लो टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे जो हमारी गैस है वो क्या करती है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। पर जैसे जैसे उसका प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन फिनोमेना, जो जिसकी वजह से रियल गैस इज बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द आइडियल गैस, और परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। इसका फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन है उसका शेप फैक्टर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल आर नॉट पॉइंट मासेस। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, वो पॉइंट मास नहीं होते, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स।
Even spherical atoms such as argon attract or repel each other. तो जो जितने भी हमारे ये एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो वो क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। मोर ओवर, एट हाई प्रेशर the volume fraction occupied by the atom themselves may be significant. Molecule also behave in similar way. The fact that real molecule have interacting forces, का मतलब क्या हुआ कि at high जो different जो real molecules हैं उनकी आपस में interacting forces हैं, चाहे वो repulsion है चाहे वो attraction है, और finite molecular volume is usually the most important reason why the ideal gas equation is not obeyed. क्या मतलब हुआ इसका कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ मास होता है। हम ये अज्यूम करते हैं जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं कि उनका मास नेग्लिजिबल है, बट फैक्ट ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका मास क्या होता है, उनका मास जो है वो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसका वेट होता है। आपको मालूम है कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती है ईच अदर, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल सन है, सन अट्रैक्ट को कर रहा है अर्थ को, सन अट्रैक्ट कर रहा है क्या कहते हैं इसको, मून को, पर उनकी जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अट्रैक्शन फोर्सेस उनके मास के ऊपर। दो बॉडी जिनका मास जितना ज्यादा होगा उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी कम होंगी। तो इसीलिए अगर मान लो दो बॉडीज के बीच में मास है और उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। इसीलिए हम उस अट्रैक्टिव फोर्स को या इंटरेक्टिंग फोर्स को क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स usually occur in system of a polar nature. Such forces are considered in same category as electrical forces. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये नॉर्मली पोलर नेचर का होता है और पोलर नेचर की होने की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और तीसरा होता है क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन मॉलिक्यूलर, जैसे आपने सुना होगा कि जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन पार्टिकल सन से आते हैं, जब वो किसी मेटल सरफेस पे पड़ते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज कर देते हैं और आफ्टर सम टाइम वो अपने सरफेस को लीव कर देता है, उसे बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ओनली इन दोज मॉलिक्यूल वेयर ट्रांसलेशन एनर्जी मोड मस्ट बी क्वांटाइज, कि जहां पर ट्रांसलेशन एनर्जी है वो काफी मैटर करती है। द मॉलिक्यूल ऑफ H2 हीलियम नियोन एट लो टेम्परेचर आर ओनली वन व्हिच हैव सिग्निफिकेंट क्वांटम इफेक्ट। तो अलग अलग गैसेस में अलग अलग इफेक्ट है, किसी में कोई इफेक्ट प्रोमिनेंट है, किसी में दूसरा इफेक्ट प्रोमिनेंट है। तो ये तीनों मिलके, ये तीनों फैक्टर क्या करते हैं, रियल गैस को हाई प्रेशर पे आइडियल गैस से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और रियल गैस क्या करती है, फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन किसको फॉलो करती है? रियल गैस फॉलो करता है वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट? नाउ जैसे कि परफेक्ट गैस इक्वेशन हम जो बनाई थी वो हमने बनाई थी आइडियल गैसेस के लिए, वैसे रियल गैसेस के लिए इक्वेशन बनाई है, उसको बोलते हैं हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ द स्टेट। नाउ हाउ दिस इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रियल परफेक्ट गैस इक्वेशन, और कैसे इसको ड्राइव करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स में हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT, और जिसमें कुछ एजम्पशंस थी जो मैंने आपको बताई थी। अब वो एजम्पशंस तो अब हमें सबको पता ही है कौन कौन से, फिर भी कि जो मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन है या कंटेनर से कोलिजन है वो इलास्टिक है। दूसरा कि देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस, दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, कि जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और तीसरा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, कि जो गैस मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम लिया है वो क्या है, वो इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। तो ये तीन जो है हमारी एजम्पशंस हैं। अब ये कैसे डिफर करता है? द रियल गैस डिफर फ्रॉम आइडियल वंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम शेप फैक्टर की बात कर रहे थे, इसकी शेप फैक्टर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इस टाइम पे मैं आपको बता रहा था
क्या बता रहा था मैं आपको कि जो रियल गैसेस होती हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो रियल गैस डिफर फ्रॉम आइडियल वन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड आल्सो ड्यू टू फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। हम अज्यूम करते हैं कि उस वहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है और वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। सिमिलरली रियल गैसेस में दोनों चीजें होती हैं। सो वैन डर वाल इक्वेशन हैज बीन सेट अप इनकॉर्पोरेटिंग दीज टू करेक्शन। कौन कौन सी? प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स। और ये इक्वेशन, ये जो हम करेक्शन करते हैं, ये हम कहाँ करते हैं? पीवी इज इक्वल टू आरटी में। तो ये जो करेक्शन हम लगाएंगे, ये हम करेक्शन कहाँ लगाएंगे? इसके अंदर पीवी इज इक्वल टू आरटी में हम क्या करेंगे? ये दो करेक्शन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? लेट द इक्वेशन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू आरटी अपॉन पी। हमने क्या किया? वॉल्यूम को हमने अलग कर लिया, तो क्या बन गया? ये पी की नीचे आ गई आरटी अपॉन पी। सो विद इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो इनफाइनाइट प्रेशर है तो वॉल्यूम 0 होना चाहिए, बट ये आइडियल गैस में हम मानते हैं ओके, बट रियल गैस में ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है? जब आप गैसों को कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने के बाद स्टिल इट हैज ऑक्यूपाइज फाइनाइट वॉल्यूम, और आप उस वॉल्यूम से उसे कम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम है जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, देखो जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वॉइड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। वॉइड का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, उसमें मॉलिक्यूल आना शुरू होते हैं, ठीक है। बट होता क्या, जब ये वॉल्यूम फिल, जब ये वॉइड्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, उसके बाद आप उसके वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? जो एज सच द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूलर मोशन शैल बी इक्वल टू v माइनस बी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स एक लिमिट पे आने का उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और वो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या है? एक तो वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट है, और दूसरा जो वॉइड स्पेस है, जिन वॉइड स्पेस में उसके एटम्स आ गए हैं। सो बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, और जो वॉइड है, जो उस दोनों का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम में से उसको माइनस कर देंगे, तो क्या बन गया हमारा वॉल्यूम? v माइनस बी। जबकि नो डाउट बी इज अ स्मॉल क्वांटिटी, बट स्टिल वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट। इसकी क्वांटिटी बहुत कम है पर हमसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते ऑल टुगेदर, ठीक है। सो फॉर ईच रियल गैस द क्वांटिटी ऑफ बी टेकन एज डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हर रियल गैस के लिए बी की एक डेफिनेट वैल्यू होती है। Due to the presence of forces of molecular interaction in the real gases, there will be a small number of impact with the wall of the container. तो अभी हम दो तरह के फोर्सेस की हम बात कर रहे थे। एक तो हम बात कर रहे थे इसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और दूसरा मास। मास की बात तो होगी, दूसरा आप बात हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की। तो आप देखो, आप जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलरली जो कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करते हैं? वो जो फ्लूइड है उसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। सो कंसिक्वेंटली एक आइडियल गैस के कंपैरिजन में प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस विल बी स्मॉलर बाय क्वांटिटी डेल्टा पी। उसका रीजन क्या है? मान लो एक लिक्विड है, और लिक्विड जो अपनी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो पी कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली क्या है? पी और वाटर, पी और सिलेंडर और लिक्विड, सिलेंडर के सरफेस और लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस नहीं है, तो वो नेट में से माइनस हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा नेट प्रेशर कितना होगा? पी माइनस डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज द मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल एज वेल एज मॉलिक्यूल एंड द वॉल। तो वॉल, कंटेनर की वॉल के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल, इनके बीच की अट्रैक्टिव रिपल्सिव और मॉलिक्यूल की अपनी जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस है उसके नेट रिजल्ट, तो प्रेशर होगा, वो प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर पी से कम होगा, ठीक है। अब डेल्टा पी किसके इक्वल होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू ए रो स्क्वायर, यानी ए अपॉन वी स्क्वायर। सॉरी, और दिस ए इज ए फैक्टर जिसकी एक वैल्यू होगी, और v क्या है? वॉल्यूम। सो अब अगर हम दोनों करेक्शन लगा दें, जैसे बताया था कि प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो कितना हो गया? p प्लस
ए अपॉन बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ P प्लस, कि जो हमारे पास इस जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है उसमें जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और दूसरा जो B वैल्यू हमने माइनस की थी वो क्या हो गया V माइनस बी। तो इन दोनों को ऐड करके हमने क्या किया, हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन में इसको क्या किया, अप्लाई कर दिया। सो अब नाउ दिस इज आवर इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, जो कि रियल गैसेस के लिए है। और जबकि हमारी जो रियल गैसेस हैं, जो हमारी रियल गैस है, तो रियल गैस के लिए तो ये वंडरवाल इक्वेशन है, जबकि रियल गैसेस आइडियल गैसेस के लिए परफेक्ट गैस इक्वेशन है। तो इन द अबव इक्वेशन देयर आर सर्टेन थिंग्स। द कोफिशिएंट ऑफ बी इज इंटेंड टू करेक्ट फॉर द वॉल्यूम। जो हम बी है वो हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट जो वॉल्यूम में चेंज है जो रियल गैस के लिए, उसके लिए अप्लाई करते हैं। और टर्म ए अपॉन बी स्क्वायर इज ए करेक्शन इन द वॉल्यूम, करेक्शन इन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो हम प्रेशर है तो प्रेशर में से इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इट इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ सिलेंडर एंड द मॉलिक्यूल्स। तो जो इसको हम लोग कोहेशन फोर्सेस भी बोलते हैं कई बार। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कंसीडर्ड, अगर सिर्फ हम एक मोल का ही वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इन V बार माइनस बी इज इक्वल टू R T इंटू में T। दिस इज फॉर द 1 मोल, ये हमारी 1 मोल के लिए। प्रेशर की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V की वैल्यू मीटर क्यूब पर केजी मोल, और T केल्विन, और R U की जो वैल्यू है वो क्या है 8314 जूल पर केजी किलोग्राम पर मोल पर केल्विन। इस तरीके से आप A और B की यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर की पावर 4। जो A और B के यूनिट होंगे वो क्या होंगे, A और B के न्यूटन मीटर की 4 किलो डिवाइड बाय किलोग्राम मोल स्क्वायर और मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा वंडरवाल गैस इक्वेशन। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज द एमेगेट्स लॉ। एमेगेट्स लॉ कहता है दिस लॉ स्टेट दैट volume of a mixture of ideal gases is equal to sum of the partial volume or separated volume of the constant gas when the latter are determined at the temperature and pressure of the mixture। क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ कि मान लो एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे गैस ए, गैस बी और गैस सी। नाउ एबीसी क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम बी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी प्लस वॉल्यूम सी एंड सो ऑन, अगर मोर देन जितनी गैसेस हैं। वी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एंड टेम्परेचर, और वी ए वी बी वी सी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट एज गैस एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। मान लो कि एक कमरा है, एक रूम है, और एक रूम के अंदर हमने क्या किया, एक गैस को डाल दिया और उस गैस को हमने फिल कर दिया उसके अंदर, जिसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। मान लो प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हमने क्या किया, उसी रूम के अंदर एक और गैस डाल दी, उसका भी सेम प्रेशर है, सेम टेम्परेचर है। तो क्या होगा, जो A गैस है वो अपना स्पेस कम हो जाएगा और B गैस का स्पेस भी कम, मतलब जो B गैस है वो अपना स्पेस ले लेगी। तो दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, एक का वॉल्यूम B होगा और एक का वॉल्यूम BB होगा। सिमिलरली तीसरी गैस अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, VA, VB और VC। तो चौथी गैस ऐड करते हो तो 3 बन जाएगा, VA, VB, VC और VD। यानी वो जो टोटल वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा गैसेस के नंबर के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एमेगेट लॉ क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस is equal to the sum of partial volume of the constituent gases when the latter are determined at the temperature and pressure of the mixture। इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लो कि जो एक गैस है वो डिफरेंट वॉल्यूम के मिक्सचर से बनी हुई है।
ठीक है। जब वो डिफरेंट वॉल्यूम के मिक्सचर से बनी है, गैसेस के मिक्सचर से, तो एक सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे जितना ए गैस अपना स्पेस लेगी, जितना बी, जितना सी, तो टोटल स्पेस क्या होगा उन तीनों के सम के इक्वल होगा। अब ये डायग्राम देखो आप, डायग्राम में ये गैस है, इन सब तीनों का प्रेशर P, टेम्परेचर T। तो फर्स्ट गैस का वॉल्यूम कितना है VA, सेकंड का VB और थर्ड का VC। तो जो मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा V, और V किसके इक्वल होगा, VA, VB और VC। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज द एमेगेट्स लॉ। और ये डायग्राम है जो एमेगेट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, एमेगेट लॉ के बाद पार्शियल प्रेशर रेशो। अब पार्शियल प्रेशर रेशो क्या कहता है, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन टू ईच कंपोनेंट। सो पार्शियल प्रेशर रेशो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन टू ईच कंपोनेंट। हमने क्या किया, परफेक्ट गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी, और परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या कहता है, P A B इज इक्वल टू N A R N T, और P B V इज इक्वल टू N P R U T। देखो P A V इज इक्वल टू N A R U T। हमने क्या किया इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर जो मोलर परफेक्ट गैस इक्वेशन है, मोल परफेक्ट गैस इक्वेशन को अप्लाई कर दी। तो P A V इज इक्वल टू N A R U T, P B V इज इक्वल टू N B R U T, और P C V C V इज इक्वल टू N C R U T। ठीक है। फिर Na, Nb, Nc आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ABC। जो तीन गैसेस हमने इसके अंदर डाली हैं, तीनों की क्या है वो मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ द मिक्सचर इज एज अंडर, Pv इज इक्वल टू NRUT। क्या मतलब हुआ कि जो आइडियल हम मिक्सचर है, मिक्सचर के लिए हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, Pv इज इक्वल टू NRUT। अब हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन 1 थी 5.1, उसको 5.4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, PAV डिवाइड बाय PV इज इक्वल टू NARUT डिवाइड बाय NRUT। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर, हाँ, इस इक्वेशन को 5.1 को हमने इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करते ही वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, उसके बाद R से R गया, और T से T गया। क्या वैल्यू बची, PA अपॉन P इज इक्वल टू NA अपॉन N। सिमिलरली PB अपॉन P इज इक्वल टू NB अपॉन N। सिमिलरली PC अपॉन P इज इक्वल टू NC अपॉन N, एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि जो वो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, दैट डिपेंड अपॉन XA, XB और XC। और XA, XB, XC क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। कि मान लो कि एक उसमें 100 मॉलिक्यूल थे सिलेंडर में, उसमें 20 मॉलिक्यूल गैस A के हैं, 20 B के हैं, 20 C के हैं, 20 D के हैं और 20 E के हैं। तो मोल फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, दैट इज 20/100, यानी कि 20/100 का मतलब हो गया 0.2। तो जो PA की वैल्यू है, PA अपॉन P, ये भी क्या होगी, 0.2 वैल्यू होगी। यहाँ से आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट पार्शियल प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन फॉर एमेगेट लॉ। तीसरा है पार्शियल वॉल्यूम रेशियो। नाउ व्हाट इज पार्शियल वॉल्यूम रेशियो, अगेन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन टू ईच कंपोनेंट। तो PVA इज इक्वल टू NARUT, ये हमने कहाँ अप्लाई करी है, इंडिविजुअल मिक्सचर्स के ऊपर। तो वॉल्यूम के हिसाब से PVA इज इक्वल टू NARUT, PVB इज इक्वल टू NBRUT, और थर्ड है PVC NCRUC। और मिक्सचर के लिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली जैसे हमने डिवाइड करेंगे, तो मान लो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, P से P कट गया, R से R कट गया, और T से T कट गया। क्या बचा हमारे पास, VA अपॉन, क्या बचा हमारे पास, VA अपॉन दिस, और NA अपॉन N। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है
ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है मास फ्रैक्शन के ऊपर. So it can be concluded that for each component in a mixture of ideal gas, the mole fraction, volume fraction, and partial pressure ratio all are equal.